नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि रोहित अनिका को कहता है कि उसे जल्द से जल्द अपनी ब्लैक कैट का आउटफिट पहनकर उसे जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि उसे अभी कहीं पर चलना है। हालांकि अनिका रोहित से पूछने की कोशिश करती है कि मिस्टर मारवा हम कहां पर जा रहे हैं। तब रोहित कहता है कि बस मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। जब वो दोनों बेसमेंट में आते हैं तो वो वहां पर एनी भी वहां पर पहले से ही ब्लैक कैट का एक और आउटफिट पहन के खड़ी हुई थी। उसे देखकर अब अनिका हैरानी से रोहित को देखती है तो रोहित फिर अनिका को बस इतना ही कहता है कि जिससे हम मिलने के लिए जा रहे हैं वो पहले से ही बहुत ही चालाक है, इसलिए उससे भी चालाकी से ही हमें पेश आना होगा। रोहित अब सभी को लेकर ही एक बिल्डिंग के पास लेकर चला गया था और वो सभी अब रोहित वहां पर जाकर सबसे कहता है कि जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरो। रोहित की ये बात सुनकर अब एनी और अनिका दोनों ही अब गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और फिर वो जल्दी से ही अब वो तीनों ही बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही तीनों अब अंदर अपने कदम बढ़ाते हैं तो वो सामने स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब तीनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि जहां पर रोहित वहां पर आया था वहां पर स्वाति मल्होत्रा पहले से ही वहां पर खड़ी हुई थी। स्वाति ने भी यहाँ पर ब्लैक कैट जैसा ही एक आउटफिट पहना हुआ था। अनिका ने सामने अपनी माँ को देखा और फिर अब वो रोहित की तरफ देखने लगती है क्योंकि अनिका को अब यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है क्योंकि एक अनिका ने भी ब्लैक कैट की आउटफिट पहनी थी, साथ में अनी ने भी और अब स्वाति मल्होत्रा ने भी यहाँ पर तीन ने एक साथ ही ब्लैक कैट की आउटफिट को पहना हुआ था। अनिका यहाँ पर एक तो उसे कुछ भी पता नहीं था कि रोहित उसे कहाँ पर लेकर जा रहा है, वो पहले से ही बहुत ही हैरान थी और अब जैसे ही उसने स्वाति मल्होत्रा को भी सामने देखा तो वो और भी हैरान हो जाती है, इसलिए अब वो हैरानी से मिस्टर मारवा को देखती है। लेकिन जब वो रोहित की तरफ देखती है तो रोहित के चेहरे की तो खुद ही हवाइयां उड़ी हुई थी क्योंकि वो रोहित खुद स्वाति मल्होत्रा को यहाँ पर देखकर हैरान था। रोहित को भी अब कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर क्या कर रही है, इसलिए अब अपनी हैरानी को दूर करते हुए अब रोहित स्वाति मल्होत्रा से कहता है, माँ अगर आप यहाँ पर आना चाहती थी तो आपने मुझे इसके बारे में पहले से ही क्यों नहीं बताया। रोहित की ये बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा कोई भी जवाब नहीं देती, वो बस एक स्माइल दे देती है जिससे रोहित समझ जाता है कि वो यहाँ पर उनका साथ देने के लिए आए हैं। लेकिन अनिका अभी भी रोहित और अपनी माँ दोनों को ही कभी वो स्वाति मल्होत्रा की तरफ देख रही थी तो कभी रोहित की तरफ। अब अनिका रोहित से इससे पहले कुछ भी और भी पूछती उससे पहले ही अभी रोहित ने अनिका से कहा, अनिका ध्यान रहे जिससे तुम मिलने के लिए जा रही हो उसे किसी भी तरह का कोई भी मौका मत देना क्योंकि वो सच में बहुत ही चालाक है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा आप तब से क्या पहेलियां बुझाए जा रहे हैं, क्या आप मुझे साफ साफ बताएंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। अनिका की इन बातों को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका तुम्हें सब पता चल जाएगा जैसे ही तुम उससे मिलने के लिए जाओगी। रोहित की ये बात सुनकर अनिका फिर से कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा मुझे ये तो बताइए कि आखिर वो है कौन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित जवाब देता है, अनिका तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम जब उन्हें देखोगी तो तुम खुद ही उन्हें पहचान लोगे कि आखिर वो कौन है और मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब रोहित कहता है कि मुझे लगता है कि अब आप तीनों को वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए, यहाँ पर हमें अब और भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका हाँ में अपना सिर तो हिला देती है, लेकिन अब वो रोहित से फिर से कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा हमें ये तो बताइए कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अनिका के इस सवाल पर इससे पहले रोहित कुछ भी बोलता स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम दोनों मुझे फॉलो करो सामने। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका और एनी दोनों हाँ में अपना सिर हिला देती है।
तभी वो सामने की तरफ लिफ्ट की तरफ जाकर अब वो खड़े हो जाते हैं और वहां पर जाकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हमें नीचे बेसमेंट से अंडरग्राउंड की तरफ जाना है और वहां पर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। एक रूम में वहां पर किंग के मास्क का साइन है, हमें बस उसी रूम में वहां पर जाना है। लेकिन हमें उस रूम को अच्छे से पहचानना होगा, हमें सिर्फ उसी ही रूम में जाना है। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है आपको रोहित ने सब कुछ पहले से ही बता दिया है क्या माँ? अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा मुस्कुरा कर कह देती है मुझे भी आज ही पता चला है, मुझे पहले नहीं पता था। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका आगे कहती है कि अब हमें चलना चाहिए फिर यहाँ से। अनिका की ये बात सुनकर अब तीनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो तीनों भी अब उसी तरफ जाने लगती हैं जहाँ पर उन्हें जाना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित एक रूम की तरफ जाने लगता है और कुछ ही देर में रोहित जब उस रूम में पहुंच जाता है और अब वो वहां पर जाकर अब वो अपने ऑफिस की एक चेयर पर बड़े ही आराम से बैठ जाता है। रोहित अब अपने फोन पर उस रूम के कैमरा को ऑन कर देता है क्योंकि वहां पर पहले से ही कैमरे का एक्सेस था। उस रूम में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, किसी को उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी रोहित को एहसास होता है कि उस रूम का दरवाजा अब खुल गया है। रोहित ने जब देखा तो अब तक अनिका, एनी और स्वाति मल्होत्रा तीनों ही अब उसी रूम में आ जाती है जो कि यहाँ पर किंग के साइन का था। अनिका ने जैसे ही सामने के लैंप का स्विच ऑन किया तो सामने जो चेहरा अनिका को दिखा तो उसे देखकर तो अब अनिका एकदम से ही हैरान हो गई थी और फिर अब वो अपनी हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए कहती है आखिर इन्हें क्यों किडनैप किया गया है यहाँ पर? अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है अब इसका जवाब तो यही दे सकती हैं। ये कहते हुए ही अब स्वाति ने पानी का एक गिलास वहां से उठाया जो साइड की ही एक टेबल पर रखा हुआ था और फिर अब उस पानी के गिलास को उठाकर अब वो सामने वाले शख्स के मुंह पर सीधा ही अब उस पानी को फेंक देती है। जैसे ही उन शख्स के ऊपर वो पानी गिरता है तो सामने वाले शख्स से अब एकदम से इरिटेट होकर कहती है ये क्या हरकत है तुम्हारी? भला ऐसे कौन जगाता है किसी को? क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है हमें जगाने के लिए? ये कहते हुए ही अब वो शख्स अपने सामने जब अपनी आंखें खोलता है और देखता है तो उसके सामने अब तीन ब्लैक कैट वहां पर उसे एक साथ नजर आती हैं। उन तीन ब्लैक कैट को देखकर अब वो भी हैरान जरूर होता है। अब वो शख्स अपनी नजरें छोटी करके अब पूछती है कि तुम तीनों में से रियल ब्लैक कैट कौन है, क्योंकि उसे वहां पर तीन ब्लैक कैट दिखाई देती है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती कि आखिर उनमें से रियल ब्लैक कैट कौन सी है। इसलिए वो हैरान होकर कहती है देखो मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, मैं बस तुम्हारी मदद ही करना चाहती हूँ। अनिका अब अपने सामने वाले शख्स को देखकर एक तो पहले से ही काफी हैरान थी और दूसरा ये कि उसे ब्लैक कैट का कोई भी खौफ नहीं था। ऊपर से वो उन्हें ही मदद के लिए कह रही थी। अनिका ने अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या जानती है, उससे पहले हमें ये बताइए। अनिका के इस सवाल पर अब वो शख्स कोई भी जवाब नहीं देती है, वो बस अब मुस्कुराती है और वो कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। अब देखो आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हें उस नए किंग से मदद मांगनी पड़ेगी? अगर तुम मेरे पास आती तो क्या मैं तुम्हें कभी भी मना कर देती क्या? अरे नहीं, उल्टा मैं तो तुम्हारी ही मदद करती, क्योंकि तुम्हें उस नई किंग की मदद मांगने से पहले एक बार मेरे पास आना तो चाहिए था, क्योंकि तुमने मुझे बस गलत ही समझा है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर ये नया किंग कौन है? अब वो शख्स जो वो वहां पर पहले से ही कैद थी, अब वो सीधा ही उनसे किंग की इंफॉर्मेशन निकालने की सोचती है, इसलिए अब उसने सीधे ही किंग के बारे में सवाल पूछ लिया था। अब वो साथ में अपने एक और सवाल को पूछती है कि और वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो? उस शख्स का सवाल सुनकर अब अनिका हैरान थी। अनिका कुछ सोचने लग जाती है, लेकिन अभी अपनी हैरानी को छुपाते हुए अब अनिका सीधे ही कहती है कि मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। मैंने जो तुमसे अभी के अभी जो सवाल पूछा है, मुझे उसका अभी के अभी जवाब दो, नहीं तो इसके बाद शायद तुम भी पछताओगी। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने हाथ में एक पिन लेती है और फिर उसे अपने हाथ में घुमाते हुए कहती है
मुझे मेरे सवालों का जल्द से जल्द जवाब चाहिए। तुम जितना यहाँ पर मेरे सवालों का जवाब देने में समय बर्बाद करोगी, उतना ही शायद तुम्हारे लिए वो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है और बड़ा ही दुखदायी भी होने वाला है। इसलिए तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम अभी के अभी मेरे जो भी सवाल मैं तुमसे आराम से पूछ रही हूँ, मुझे उनका आराम से जवाब दे दो। और ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है जो तुम हमारे से ही सवाल जवाब कर रही हो। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब वो शख्स कहती है कि अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो, मेरा किसी भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहते हुए ही अब वो शख्स कहती है कि तुम गलत शख्स का साथ दे रही हो। तुम उस किंग का साथ छोड़ दो और तुम मेरी सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। उस शख्स की यह बात सुनकर तो अब इससे पहले कि अनिका कोई भी स्टेप उठाती, तभी स्वाति मल्होत्रा ने एक जोर का थप्पड़ अब उसके मुंह पर मार दिया था। स्वाति मल्होत्रा ने अपने पूरे ही जोर से उस थप्पड़ को मारा था। स्वाति मल्होत्रा के इस एक्शन पर तो अब अनिका और रैनी वो दोनों ही हैरानी से पहले तो वो स्वाति मल्होत्रा को देखते हैं तो कभी एक दूसरे को, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि एकदम से स्वाति ने उसे कैसे थप्पड़ मार दिया। स्वाति मल्होत्रा ने अब गुस्से से अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये तुम्हारी सालों पुरानी टेक्निक है ना? यही टेक्निक है ना तुम्हारी कि इतने प्यार से झूठ बोलो कि सामने वाले को भी तुम्हारी बातें सच लगने लगे। सच में कितना मीठा बोल बोल के तुम सामने वाले को बेवकूफ बनाती हो। क्या कला पाई है तुमने ऊपर वाले से? ये तुम्हारी टेक्निक ये तो काफी पुरानी हो चुकी है। ये टेक्निक तुम्हारी उस पर काम आएगी जो शायद तुम्हें नहीं जानता है या तुम्हारी करतूतों को नहीं जानता, लेकिन उसके ऊपर इसे आजमाने की कोशिश मत करो जो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। स्वाति की इस बात का जवाब देते हुए वो शख्स कहती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे थप्पड़ क्यों मारा? पहले मुझे ये बताओ कि तुम तीनों में से रियल ब्लैक कैट कौन है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद ही मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ, ताकि मैं अब सीधा उसी से ही बात कर सकूँ, क्योंकि मैं तुम तीनों से बात करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। उस शख्स की ये बात सुनकर अब अनिका ने अपने हाथ में लिया हुआ पिन को अब सीधा ही उस शख्स के दिल के पास ले जाकर अब उसे चुभा दिया था, क्योंकि अनिका अब तक समझ चुकी थी कि ये बस उन्हें बेवकूफ़ बनाने की ही कोशिश कर रही है। ये इन्हें सीधे सीधे तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली, क्योंकि रोहित ने अनिका को पहले भी आगाह किया था कि जिससे तुम मिलने के लिए जा रही हो वो सच में बहुत ही चालाक है। इसलिए अब अनिका यहाँ पर पूरी ही सावधानी से अपने काम को अंजाम देना चाहती थी। इसलिए उसने अब जब देखा कि ये उसे कुछ भी नहीं बताने वाली है, तो सीधा ही उसने उसके दिल के पास अब उन सुइयों को चुभा दिया था जो उसके हाथों में थी, जिससे अब उसे जैसे ही वो सुइयां अब उसके दिल के पास चुभती है तो उस शख्स ने अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। अब उसकी जोर जोर से वहां पर चीखें निकल रही थी और फिर कुछ ही देर में अब वो खुद को नॉर्मल करते हुए अपने दर्द को छुपाते हुए अब वो शख्स फिर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी जान नहीं ले सकती हो और तुम जो ये कर रही हो, जिसे आज के ज़माने में तुम बच्चे इसे टॉर्चर कहते हो, हमारे ज़माने में इसे हम अपने ज़माने में खेला करते थे, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो बड़ी ही बहादुरी से अब अपने पेन को छुपाते हुए अनिका से ये सब बात कहती है। बात को आगे बढ़ाते हुए अब वो कहती है कि ब्रिटिशर्स ने जब फ्रांस को अपनी कॉलोनी बनाई थी तब वो इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करते थे, तो उनके टॉर्चर के सामने तुम्हारी ये पिंस ये टॉर्चर कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे लिए एक खेल के बराबर है। तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये काम, क्योंकि मुझे तो ये काम कम एक खेल ज़्यादा लग रहा है। उस शख्स की ये बात सुनकर तो अब अनिका कहती है, हो सकता है कि आपकी बॉडी को इस पेन से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैंने आपको टॉर्चर कर लिया है? अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि टॉर्चर तो करना अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है। ये कहते हुए ही अब अनिका अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालती है और फिर उसे उस शख्स के हाथों के पास ले जाकर कहती है, इससे पहले कि मैं आपको ये इंजेक्शन इंजेक्ट कर दूं, आप मुझे सच सच बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें सोचने का भी थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलेगा।
अनिका की इस बात पर अब वो शख्स फिर से कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं इसे ड्रग का नाम भी बता दूं, क्योंकि जो इंजेक्शन तुम मुझे इंजेक्ट करने वाली हो मैं उसके ड्रग के नाम को भी जानती हूँ। कि तुम अब मुझ पर किस ड्रग का यूज करने वाली हो तो ये मत सोचो, क्योंकि मैं इस ड्रग से भी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस इंजेक्शन की मदद से मेरे मुंह से सारा सच निकलवा लोगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें हमारे सर जी की ताकत का अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। जहाँ तक तुम बच्चों की सोच नहीं जाती है, जहाँ तक तुम सोच भी नहीं पाते हो, वहाँ उससे पहले तो हमारे सर जी उस काम को कर चुके होते हैं। निका की किसी भी बात का, किसी भी धमकी का अब उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। वो उसके ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास हर एक सवाल का अच्छे से जवाब था। वो अच्छे से हर चीज का जवाब देना जानती थी। उस औरत की इतनी सारी बातों को सुनकर अब तक तो अनिका को भी अब ये अंदाजा हो गया था कि ये उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अनिका अभी भी शांत खड़ी थी। अभी भी वो बस उसकी बातों को ही सुनना चाह रही थी। उसने बस अभी तक उस इंजेक्शन को लगाया ही, अब तक उसे दिखाया ही था। इसलिए अब वो शख्स अब फिर से अपनी बात कहती है कि इस इंजेक्शन की डोज काफ़ी क्या इस इंजेक्शन की डोज काफ़ी होगी क्या मेरे लिए? तो अगर ये सच में तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी है तो मुझे इस इंजेक्शन को जल्द से जल्द इंजेक्ट कर दो, क्योंकि फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं। वो शख्स अब अनिका को उकसाती है कि उसे जल्द से जल्द इस इंजेक्शन को उसे इंजेक्ट कर ही देना चाहिए। इतना कहने के बाद वो शख्स अब जोर जोर से अब अनिका के ऊपर हंसने लग जाती है, क्योंकि उसे अब अनिका जो भी काम कर रही थी उसी के ऊपर वो ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी। जहां एक तरफ अनिका को इस नए दुश्मन के बारे में पता चला कि इनके ऊपर भी अब कोई और है जिन्हें ये सरजी कह रही थी, क्योंकि इस शख्स ने अपनी बातों बातों में ही अनिका को ये बता दिया था कि वो उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो शख्स अब अनिका को अपने ख्यालों में ही देखकर कहती है कि वैसे मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन चलो दे ही देती हूँ। हो सकता है मेरी उस इन्फॉर्मेशन से तुम्हें कोई मदद मिले। उसकी ये बात सुनकर अब अनिका एक उम्मीद से उसकी तरफ देखती है कि शायद अब वो उसे अपने आप ही बता देगी। लेकिन अनिका को ये इतना आसान भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे ही उसने उस औरत को देखा था तो वो उसे बड़ी ही टफ नजर आ रही थी। अब वो औरत फिर से आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहती है कि तुम उस किंग पर तो भरोसा बिल्कुल ही मत करो। मैं तुम्हें अभी यही कहूँगी कि किंग पर भरोसा करना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। अरे वो तो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसका फायदा पूरा हो जाएगा फिर तुम कौन हो ये खुद किंग भी नहीं जानेगा। किंग का तो हमेशा से ही यही रूल होता है, वो बस अपने फायदे के लिए सभी को यूज करता है और फिर उन्हें जाने देता है। ये किंग का तो ऐसा ही है, और ये जो किंग है ना वो कोई असली किंग भी नहीं है। क्या तुम जानती हो जिस किंग को तुम किंग समझकर उसका साथ दे रही हो वो कोई असली किंग नहीं है, क्योंकि असली किंग तो 25 साल पहले ही मर चुका है। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। ये इतना कहने के बाद अब अनिका बस उसकी बातों को ही ध्यान से सुने जा रही थी। अब स्वाति मल्होत्रा, अनिका और रैनी तीनों में से ही कोई भी उस औरत की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। वो बस अभी के लिए उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे कि आखिर वो क्या क्या बात बताती है। अब वो शख्स फिर से उनसे कहती है कि तुम्हें राज की एक बात बताती हूँ, उसे मरवाने में किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही हाथ था। इतना कहने के बाद वो शख्स अब जोर जोर से हंसने लग जाती है। अब थोड़ी देर के बाद ऐसे ही नॉन स्टॉप हंसने के बाद अब वो फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, कितनी ही स्टिक प्लानिंग की थी मैंने कि उस किंग को कितनी ही स्टिक प्लानिंग की थी मैंने उस किंग को मारने के लिए। मैं बता भी नहीं सकती कि मैंने उस समय पर कितनी मेहनत की थी। अरे किंग को किसी और ने नहीं बल्कि उस इंसान ने ही मारा था जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, क्योंकि ये मेरी एक प्लानिंग का ही हिस्सा था। क्योंकि मेरी ही वजह से वो किंग मारा गया था, और किंग को उसी ने ही मारा था जिस पर किंग ने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उस शख्स की ये बात सुनकर तो अब स्वाति ने अपनी आंखें ही एकदम से बंद कर ली थी, क्योंकि अब स्वाति को रियलाइज हुआ कि सच में इसने स्वाति और किंग के बीच में कितनी ही दूरियां पैदा कर दी थी कि स्वाति ने विवश होकर सच में ही किंग के ऊपर हमला कर दिया था। क्योंकि स्वाति भी यही सोच रही थी कि किंग ही उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं।
ये सब बातें फिर से अपने पास्ट की याद करके अब स्वाति मल्होत्रा को बड़ा ही गुस्सा आता है और अब वो अपनी आंखों को अपने पश्चाताप से बंद कर लेती है और कुछ देर तक अपने आप को स्ट्रोंग करने के बाद अब जब स्वाति को लगता है कि अब ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है, तब अब स्वाति अब एक जोर से कस के थप्पड़ अब उसके चेहरे पर लगा देती है। मानो सालों पहले ही हुई एक गलती को लेकर आज भी स्वाति शर्मिंदा थी और अब जिसने इसके पीछे ये सब काम किया हुआ था उससे बदला लेने के लिए अब स्वाति, क्योंकि आज वो शख्स उसके सामने थी, तो उसने अब उससे जितनी जोर से हुआ उसे एक जोर का चाटा लगा देती है कि आखिर क्यों उसने बड़ी रानी की ही तरह किंग पर भरोसा नहीं किया। स्वाति अब यहाँ पर पश्चाताप में थी, क्योंकि जिस तरह से बड़ी रानी ने उस समय भी किंग पर भरोसा दिखाया था, तो उस समय स्वाति मल्होत्रा को भी किंग के ऊपर उस समय भरोसा दिखाना चाहिए था जितना बड़ी रानी करती है। जिस तरह से स्वाति मल्होत्रा को मिसगाइड किया गया था उस समय, उस तरह से बड़ी रानी को भी उस समय मिसगाइड करने की बहुत ही कोशिश की गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बस स्वाति मल्होत्रा को ही किंग के खिलाफ भड़काया जा रहा था, बल्कि इन लोगों ने बड़ी रानी को भी भड़काने की बहुत ही कोशिश की थी। लेकिन बड़ी रानी का तो किंग के ऊपर भरोसा ही काफी गहरा था। उसके ऊपर किसी के भी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। बड़ी रानी आंख बंद करके किंग के ऊपर भरोसा करती थी। स्वाति अब अपने मन में ही यही सोचते रही थी कि काश के उसने भी किंग पर उतना ही भरोसा किया होता तो शायद ऐसी कंडीशन ही पैदा नहीं होती। अपने ही ख्यालों से बाहर आते हुए अब स्वाति कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सच तक नहीं पहुंच पाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि स्वाति अब जब अपने ख्यालों से बाहर आती है तो अब अपने पश्चाताप में जो अभी तक गिरी हुई थी वो अब अपने आप को संभालती है और अब वो उस शख्स के सामने थोड़ी सी मजबूत होते हुए अब कहती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हम उस तक तो पहुंच ही जाएंगे। स्वाति की ये बात सुनकर अब वो शख्स कहती है कि कोशिश कर लो और कर देख लो। मैं तो यही कहूंगी कि तुम कोशिश करके देख लो। वो आज तक किसी के सामने नहीं आए हैं तो तुम तक कैसे ही आएंगे और तुम उस तक कैसे पहुंचोगी। अब तक एनी ये सारी ही बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसका टास्क अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने अब सामने वाले के ऊपर अब एनी ने भी एक जोर का पंच मार दिया था, जिससे कि वो शख्स अब कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं बात कर रही हूँ ना आराम से, फिर क्यों तुम बार बार हाथापाई पे करने के ऊपर आ रहे हो, कभी कोई मार रहा है तो कभी कोई मार रहा है। उस शख्स की ये बात सुनकर अब एनी कहती है आई डोंट नो हु आर यू बट आई एम नॉट गेटिंग माई आंसर टिल नाउ, क्योंकि मैं काफी देर से बस अपने आंसर का ही इंतजार कर रही हूँ और मैं तब से तुम्हारी बक 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 सुने जा रही हूँ और तब तक तुम जो मुद्दे की बात है वो तो तुम बता ही नहीं रही हो, इसलिए अब मैं तुम्हारी इन बातों से इरिटेट हो चुकी हूँ। एनी की बात को सुनकर अब वो शख्स कहती है कि तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो और हम कौन हैं जहाँ पर तुम यहाँ पर खड़ी हुई मुझसे ऐसी बात कर रही हो। अब वो शख्स बड़े ही एटीट्यूड के साथ एनी को ये बात कहती है। एनी को कहते हुए अब वो शख्स फिर से कहती है कि तुम जहाँ पर खड़ी हो ना वो जगह किसी और की नहीं बल्कि वो जगह भी हमारी ही है। ये कहते हुए ही अब वो शख्स अब एनी को घूर घूर कर अब गुस्से से देखने लगती है और अब वो अपनी बात को और भी आगे बढ़ाते हुए अब कहती है कि तुम तीनों को अब जो भी कुछ करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ। चाहे तुम कुछ भी करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं तुम तीनों से डरने वाली हूँ। उस शख्स की ये बात सुनकर तो अब अनिका का भी अब पेशेंस एकदम से ही जवाब दे चुका था, क्योंकि अनिका काफी देर से उसकी बकवासों को सुने जा रही थी, लेकिन वो शख्स मेन मुद्दे की बात पर आ ही नहीं रही थी, वो बस उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए अब अनिका ने अपने हाथ में लिया हुआ इंजेक्शन अब उस शख्स को इंजेक्ट कर देती है। उस शख्स को वो इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद अब फिर से अनिका वो चेक करने लगती है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही थी कि इनके ऊपर इस इंजेक्शन का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि अनिका ने उसके ऊपर इस इंजेक्शन को तो इंजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या इसकी बॉडी में कुछ ऐसा है जिससे इसके ऊपर इस इंजेक्शन का कोई भी इफेक्ट ना हो, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर इस इंजेक्शन का असर ही ना हो। लेकिन अगर वो इस इंजेक्शन के बारे में ऐसा कुछ जानती थी तो उसने ये सब क्यों कहा। इसलिए अनिका उसकी बातों को सोचकर थोड़ी सी सोचने पर मजबूर हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद अनिका ने एक बार फिर से उससे पूछा कि बताइए आप मुझे कि आपका खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिश्ता है।
अनिका के दोबारा इस सवाल पर अब वो शख्स फिर से कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। वो तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं देने वाली हूँ। उस शख्स की ये बात सुनकर अब अनिका अब एक खाली इंजेक्शन को फिर से निकालती है और अब वो उस शख्स का ब्लड अब उस सैंपल उस इंजेक्शन में भर लेती है ताकि अनिका अब उसके ब्लड के सैंपल को अच्छे से एग्जामिन कर सके कि आखिर उसके ब्लड में तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उसके ऊपर इस इंजेक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस शख्स ने अनिका से ये बात कही थी उससे अब अनिका को उसके ऊपर संदेह होता है। और फिर अनिका अब उस ब्लड सैंपल को लेने के बाद अब उसे अच्छे से अपनी पॉकेट में डाल लेती है और अब वो उस शख्स से कहती है कि मैं दोबारा आऊंगी तुमसे मिलने के लिए। अनिका की इस बात पर अब वो शख्स कहती है कि मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा, अगली बार अकेले ही आना, क्योंकि इन दो को अपने साथ मत लेके आना कि मुझे इन दोनों की बातों में तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं आया। इन्हें बस अपने हाथ पैर ही चलाने आते हैं, इन्हें काम की बातें और काम के मुद्दों के बारे में तो कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यू आर इंटरेस्टेड, आई लाइक यू, इसलिए प्लीज अगली बार तुम अकेले ही आना और किसी को अपने साथ लेकर मत आना।